बहुत-बहुत स्वागत है गुरुलोक वेद साइंस एंड मैथ्स पर। आज एक बहुत ही हिस्टोरिक डे है, रामनवमी। भगवान श्री राम का जन्मदिन है आज। और हमारी जनरेशन ने ये पहला वो जन्मदिन विटनेस किया है जब भगवान श्री राम अपने ही भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान हैं और वहाँ पर हम लोग उनका ये अभिषेक होता हुआ देख रहे हैं। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये काफ़ी शेयर की जा रही है। इसमें बेसिकली भगवान श्री राम का शूर अभिषेक हो रहा है। जो उनके फोरहेड पर आपको ये रोशनी दिख रही है, ये तिलक जो दिख रहा है, ये डायरेक्टली सन से आ रहा है। किसी भी प्रकार का इसमें आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं किया गया है। एक पूरा सेटअप है, बहुत ही ब्यूटीफुल सेटअप है। आई मीन मैंने जब उसको रीड किया, जब मुझे समझ आया कि इट इज़ एन ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। साथ ही साथ इन दोनों चीज़ों को मर्ज करके इतना प्यारा एक सेटअप बनाया है, जिससे कि हमें ये इमेज प्राप्त हुई है। इट इज़ एन हिस्टोरिक इमेज। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी को थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। यू सी कि अभी इस पर काफ़ी बात हो रही है, इसको लेकर स्पिरिचुअल लेवल से आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण है उससे भी बात हुई है कई वीडियोज़ में। साथ ही साथ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी बातें हुई हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हमारे लेवल से। जो एक स्टूडेंट होता है वो इससे क्या-क्या चीज़ें सीख सकता है, देख सकता है, वो क्या समझ सकता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उन चीज़ों की थोड़ी-सी बात करते हैं। जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में आप देख पा रहे हो, सबसे पहले तो इस इमेज को आपको देखकर एक आइडिया आता है दिमाग में कि हाँ भाई, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स का यूज़ हुआ है, राइट? हम क्लास 10th, हम क्लास 12th में रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं कुछ-कुछ, जहाँ हम एक ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाते हैं यूजिंग सर्टेन लेंसेज़, सर्टेन मिरर्स। और वो जो इमेजेस हम प्राप्त करते हैं, फिर हम कैलकुलेशन भी उनकी यूज़ करते हैं, जहाँ डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट इतना कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है। वी-यू जो हमने यूज़ किया था, कुछ-कुछ याद आ रहा होगा मे बी, जिन्होंने ये क्लासेस पास कर ली हैं। तो वो वी हमारी एक इमेज की डिस्टेंस हुआ करती थी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हुआ करती थी, वो एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखा हुआ है, उसका फोकल लेंथ इतना है, उसके बाद वो कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर इमेज बना रहा है, राइट? ये हमने कुछ-कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पर भी आप देखो, जो ये तिलक लगा है भगवान श्री राम के फोरहेड पर, ये तिलक क्या है? ये बेसिकली सन की एक इमेज है, राइट? हम लोग पढ़ते हैं कि भाई सन का डिस्टेंस इन्फिनिटी है और उसके बाद रेज कन्वर्ज होकर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बहुत ही माइन्यूट एक इमेज बनाती हैं, राइट? वही यहाँ पर कुछ सिमिलर हमें देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो जो फोरहेड पर तिलक है वो सर्कुलर है। तो मे बी अब आपके दिमाग में आ सकता होगा कि ठीक है भाई, यानी 10th और 12th वाली चीजें यूज की है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है ना? आ रहा होगा मे बी किसी के दिमाग में। बट थिंग इज कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ब्यूटीफुल और इतना इंटरेस्टिंग एक मैकेनिज्म है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल वो 10th और 12th वाली ऑप्टिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी एस्ट्रोनॉमी की चीज़ें भी आ जाती हैं। वो जैसे-जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने बताया, ऑप्टिक्स वाली चीज़ यहाँ पर हर किसी के दिमाग में स्ट्राइक हो सकती है। साथ ही साथ जो मेरे यहाँ पर क्लास 9th और 10th वाले भाई-बहन हैं, उनके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि भाई यहाँ तो टिंडल इफेक्ट भी हमें देखने को मिल रहा है, राइट? जो वो बीम आ रही है सनरेज़ की, वहाँ टिंडल इफेक्ट हो रहा है। आपने टिंडल इफेक्ट अपने घर में होते हुए देखा होगा। क्लास 9th-10th वाले तो समझ भी गए होंगे। ये जो इमेज यहाँ पर साइड में मैंने लगाई है, जहाँ ये प्योर वाटर है, क्लीन वाटर है, यहाँ पर हमें लाइट की रे का जो पाथ है वो नहीं दिख रहा है। वहीं जो पास वाला ये बीकर है, इसमें हमें क्लियरली वो पाथ विजिबल है लाइट का, राइट? ये जो पाथ विजिबल है, बेसिकली इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन नहीं है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज हैं। ओके, सो टिंडल इफेक्ट में बेसिकली क्या है, क्लीन वाटर में लाइट बिखर नहीं पा रही है, वहीं कोलॉइडल सॉल्यूशन में लाइट बिखर जा रही है। इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है कि जो हमारा आकाश है वो ब्लू क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि पार्टिकल से लाइट स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। वही कुछ सिमिलर यहाँ भी हुआ है। जो ये भगवान श्री राम की मूर्ति के फोरहेड पर हमें जो तिलक देखने को मिला है, ये जो पाथ हमें देखने को मिला है, वो टिंडल इफेक्ट है। बट अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि यहाँ कोलॉइडल सॉल्यूशन कहाँ है, तो ये टिंडल इफेक्ट हमें देखने को कैसे मिल रहा है? तो जब भगवान श्री राम के मूर्ति पर ये जो तिलक बना या फिर लगाया गया, सूर्याभिषेक हुआ, तो उस समय ऑब्वियसली वहाँ दीपक जल रहे होंगे, धूप जल रही होगी, क्योंकि आरती का समय था। तो उस समय जो भी धूप थी या दीपक थे, उससे जो वो एनवायरनमेंट बना, वो बेसिकली एक कोलॉइडल सॉल्यूशन की तरह ही एक्ट किया। आपने सिमिलर कुछ अपने घर में भी देखा होगा। सुबह-सुबह के समय में ऐसा जनरली होता है कि खिड़की से एक पतले से पोर से, वहाँ से जब लाइट की एक बीम आती है, तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हुए आती है, राइट? तो बस वही कुछ यहाँ पर भी हुआ है। बट इसका जो मैकेनिज्म है, अब इस लाइट को यहाँ तक लाया कैसे गया, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसे एक बार देखते हैं, देन अपन लोग और आगे बढ़ेंगे। बट उससे पहले एक और चीज़,
टिंडल इफेक्ट हमने समझ लिया, साथ ही साथ एक और चीज़ हमें समझ आती है रे ऑप्टिक्स में। हम जैसा कि मैंने बताया ये सन की ही एक इमेज है, जो कि भगवान श्री राम के फोरहेड पर बनी है। बट यहाँ पर एक और चीज़ कैच होती है, वो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम लोग क्लास 12th में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं, उसका ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा मैं। सिंपल थिंग इज़ कि यहाँ पर जब लाइट की बीम पड़ी, तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी लेंस से भी करते हैं एक मैग्नीफायर जब हम यूज़ करते हैं, तो उससे जब हम सारी लाइट को कन्वर्ज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वहाँ आग जलने लग जाती है ना? हीट जनरेट हो जाती है इतनी ज़्यादा कि पेपर और ऐसी कुछ मटेरियल को तो हम आसानी से जला सकते हैं। तो क्या ये यहाँ पर एक डैमेज नहीं करेगी इमेज पर, आई मीन आइडल पर, जो मूर्ति है भगवान श्री राम की? तो दिस इज़ वेयर द ब्यूटी कम्स इन, जो मैं बोल रहा था कि इतना प्यारा मैकेनिज़्म बनाया है कि लाइट की इंटेंसिटी का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है, कि भगवान श्री राम के फोरहेड पर जब वो लाइट पड़े, तो वो सूर्य अभिषेक हो, किसी प्रकार का डैमेज वहाँ ना हो। आगे मैं इसे और एक्सप्लेन करूँगा तो समझ आएगा। सो दिस इज़ द मैकेनिज़्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, सनलाइट ट्रांसपोर्टेशन। आप देखो कि ये सिंपल पेरिस्कोप जैसा दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें जैसा कि हम लोग एंटर करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक जो पाइप आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक फर्स्ट मिरर लगाया गया है, जिसे M1 नाम दिया है एक्सप्लेनेशन के लिए। ये पहला वाला जो मिरर है M1, ये सनलाइट को कन्वर्ज करता है, बेसिकली उसको अंदर लेता है इस पूरे इंस्ट्रूमेंट में। बट हम लाइट को ऐसे ही नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्पर्स लाइट है, उसे हमें एक बीम में कन्वर्ट करना है। तो उस बीम में कन्वर्ट करने के लिए, उसको कन्वर्ज करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर एक और लेंस लगाया गया है, L1 नाम का जो लेंस है। ये जो L1 लेंस है, ये बेसिकली करता क्या है, जो यहाँ से बीम आ रही है लाइट की, उन सभी को कन्वर्ज कर देता है, एक बीम बनाता है लाइट की, और फिर वो आगे बढ़ती है। अब जब वो यहाँ से लाइट ट्रेवल की, इसके बाद ये M2 जो मिरर है, ये मिरर क्या करता है, अब इस वाली जो लाइट रे आई है, इसको हमें दूसरी डायरेक्शन में ले जाना है, क्योंकि इसको स्ट्रेट तो जाना नहीं है। सो इसको इधर डाइवर्ट करने के लिए M2 मिरर यूज किया गया है, जो कि लाइट बीम को फिर इस पाथ पर डाइवर्ज कर देता है। इसके बाद लाइट बीम जब आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर हमने एक और लेंस का यूज किया है, L2। अब इसका यूज क्या है, एक ना ऑप्टिक्स का क्या कह सकते हैं, जैसे लिमिटेशन है बेसिकली ऑप्टिक्स की, कि जब भी लाइट बीम ट्रेवल करती है, तो वो ट्रेवल करते करते फिर से स्कैटर होने लग जाती है, थोड़ी सी फैलने लग जाती है। आपने ये बेसिकली देखा होगा, जब भी अपन टॉर्च यूज करते हैं, तो टॉर्च से जब वो लाइट बीम निकलती है, तो बहुत पतली एक रे निकलती है, लेकिन आगे जाके वो फैल जाती है। तो वही यहाँ पर हुआ होगा, जब यहाँ से M2 से लाइट बीम चली, तो वो बीम थी, लेकिन आगे जाके वो फैलने लगी। तो उसी को के लिए L2 लेंस का यूज किया गया, जो यहाँ पर एक ये लेंस होगा, जो यहाँ पर लाइट बीम आ रही होंगी, उन सभी को फिर से एक बीम में कन्वर्ट कर दिया, और फिर वो बीम यहाँ से आगे बढ़ने लगी। फिर से एक और लेंस लगाया गया L3, इसका भी वही सेम यूज है, L2 की तरह ही। ये भी लाइट बीम को फिर से कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया ना, इस डिस्टेंस में वो फिर से फैल गई होगी, तो उसको फिर से कन्वर्ज करने के लिए L3 लेंस का यूज किया गया। एंड देन ये जब लाइट रेज और नीचे आती हैं, तो यहाँ पर एक M3 मिरर लगाया गया है। ये M3 मिरर का सेम काम है, सिमिलर टू M2 मिरर। ये लाइट को एक दूसरी डायरेक्शन में पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ जो है भगवान श्री राम का जो तिलक लगाना है फोरहेड पर, वो यहाँ कहीं है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, वो काम करेगा M3 मिरर। अब लाइट बीम यहाँ से भी आगे बढ़ेगी, L4 एक और लेंस लगाया गया है, इसका भी वही सेम काम है, L2 और L3 की तरह। ये फिर से उन लाइट बीम्स को कन्वर्ज कर देगा। एंड देन M4 मिरर, जो कि बेसिकली फिर से M3 की तरह इस लाइट बीम को इस डायरेक्शन में चेंज कर देगी। अब ये दो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, बेसिकली ये जो मैंने जिसमें एक्सप्लेन किया है, ये वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है जो यूज होने वाला है जब भगवान श्री राम का मंदिर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 3rd फ्लोर पे आई थिंक लगाया जाएगा, हाँ 3rd फ्लोर पर। और अभी जो यूज किया गया है वो ये यूज किया गया है, जो कि 2nd फ्लोर पर है। इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है कुछ भी, बस एक वो फ्लोर का डिफरेंस है, राइट। अब यहाँ पर आपके मे भी दिमाग में आ सकता है कि जैसा कि ये लिखा हुआ है पेरिस्कोप विथ मिरर एंड लेंस। पेरिस्कोप आपने सुना होगा, काफी लोगों ने स्कूल्स में प्रोजेक्ट में भी बनाते हैं। पेरिस्कोप में बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग नीचे से देख रहे होते हैं और ऊपर हमें डायरेक्शन दिखता है, जिसमें लेंसेज और मिरर्स का यूज किया जाता है। ओके, तो मे बी किसी के दिमाग में आ सकता है कि पेरिस्कोप इज नॉट अ बिग थिंग, हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट्स में पेरिस्कोप बना लेते हैं, फिर इस पर्टिकुलर केस में इतना वाहवाही क्यों हो रही है।
तो देखो पेरिस्कोप के साथ ही साथ यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी का भी यूज़ किया गया है। अभी तक जितनी भी हमने बात की वो पूरी रे ऑप्टिक्स के पर्सपेक्टिव से बात की है। अब एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं असल में चीज़ें कैसी हैं। तो एस्ट्रोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है कि भाई अर्थ का एक मोशन है, वो मोशन कंप्लीट एक सर्कुलर पाथ में नहीं है, थोड़ा-सा एलिप्टिकल पाथ में है। साथ ही साथ अर्थ का अलाइनमेंट वो भी थोड़ा-सा टिल्टेड है, एक सर्टेन एंगल पर अर्थ टिल्ट है और यही कारण है कि हमें जो सन है वो हमेशा एक ही पोजीशन पे देखने को नहीं मिलता है, अलग-अलग पोजीशन पर हमें देखने को मिलता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यदि मैं आपसे बोलूँ कि आप सन की इमेज क्लिक कीजिए पूरे 365 दिन, पूरा 1 साल में, तो आपको जो पाथ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसे हम एनालेमा बोलते हैं, जो आप ये पाथ देख रहे हो सन का, ये पूरा पाथ जो है इसको एनालेमा बोला जाता है और यही रीज़न है कि सन की आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं मिलेगी। जैसे आज आप 17 अप्रैल को मे बी सन ये वाला सन है, ओके, इस पोजीशन पर है, तो अगले साल 17 अप्रैल को ये पोजीशन पर आपको मिल जाएगा यही सन अगले साल, ओके। बट थिंग इज कि अगले साल 17 अप्रैल को रामनवमी नहीं होगी। हम सभी को पता है कि हमारे जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो रामनवमी 17 अप्रैल को नहीं होगी लेकिन नवमी को होगी इसी मंथ के हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर चेंज क्या आया है कि हिंदू कैलेंडर में हम लोग सोलर साइकिल को फॉलो नहीं करते हैं, हम लूनर साइकिल को फॉलो करते हैं। लूनर साइकिल यानी कि मून के फेजेस को फॉलो करते हैं और ये जो फेज है हर 19 साल में वही रिपीट होता है। जैसे कि 17 अप्रैल को यहाँ सन है तो अगली 17 अप्रैल को यहाँ सन नहीं होगा, बट 19 साल बाद जब 17 अप्रैल आएगी यानी कि उसी दिन नवमी भी होगी, रामनवमी भी होगी और 17 अप्रैल भी होगा। इसी चीज को मेटोनिक साइकिल बोला जाता है। मेटोनिक साइकिल में बेसिकली क्या है कि मून का वो फेज 19 साल बाद रिपीट होता है। तो जो ये मैकेनिज्म बनाया गया है ये कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि एक सेकंड में, ओके, ये जो लेंस यहाँ पर मिरर लगाया गया है M1 मिरर, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये सोलर साइकिल जो है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है या फिर कहें कि उस प्रकार से सन की साइकिल्स को स्टडी करता है और फिर वहां से ये अंदाजा लगाया जाता है कि ओके, इस साल जो रामनवमी थी वो उस समय सन की पोजीशन ये थी, तो नेक्स्ट ईयर सन की पोजीशन कहाँ होगी और उसी प्रकार से सनलाइट ये एंटर करता है और उसके बाद हर रामनवमी को भगवान श्री राम के माथे पर जो ये तिलक दिख रहा है वो हमें देखने को मिलेगा। सो यू सी इट्स अ ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स और एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर जो मेटोनिक साइकिल है वो हर 19 साल बाद रिपीट होने वाली है। हर 19 साल बाद अगर ये हमें दिख रहा होता तो हम बोलते हाँ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल पेरिस्कोप का यूज किया है और हर 19 साल बाद सन की पोजीशन वो सेम होने वाली है, तो वो उसको यूज करके और ये भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य अभिषेक करेगा। लेकिन नहीं, ये हर साल होने वाला है। दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग जो मैं बता रहा था कि हर साल जो सन की पोजीशन भी चेंज होगी, बट उसी के अकॉर्डिंग वो जो इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है, पेरिस्कोप बनाया गया है, वो भी अपने आप को अलाइन कर लेगा। और ये कोई मैनुअली अलाइन नहीं किया जाएगा कि वहाँ साइंटिस्ट जाके फिर से उसको अलाइन करके आएंगे हर साल, नहीं, ये अपने आप अलाइन कर लेगा। इस तरीके से उसको डिवाइस किया गया है, बनाया गया है। सो इसी इट्स एन ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ रे ऑप्टिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। बाकी आपको क्या लगता है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं जेन्युइनली आपके ओपिनियंस जानना चाहूँगा। बाकी मेरे एंड से अगर पूछोगे तो मुझे इससे बेटर एप्लीकेशन नहीं मिलता। और बीइंग एन हिस्टोरिक डे, सभी को श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम किसी और वीडियो में मिलते हैं। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था तो इसलिए मैंने जनरली अभी कुछ वीडियोस नहीं बनाई हैं। मैं इस फॉर्मेट में ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ चीज़ों को ले जाना, क्योंकि बहुत रॉ है और इंटरेस्टिंगली मुझे ऐसे एक्सप्लेन करने में ज़्यादा आनंद आता है। सो मिलते हैं गुरु लोग किसी और वीडियो में। जय माँ भारती।